जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज जो है हम लोग जीके एंड जीए का जो है पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले जो है 4 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज भी हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आज हमने कंप्यूटर का भी प्रश्न ले लिया है जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे होती है। तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी चलिए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिए आ चुका आपके सामने और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। कहा गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया आपसे कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, या 22 दिसंबर, या जो है 2 दिसंबर को। तो आपसे पूछा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग बताएंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाता है। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर के जो है कंप्यूटर के जनक कौन है आपसे पूछ लेगा। तो आप लोग क्या बताएंगे? कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है? तो बताएंगे आप लोग चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हैं। तो इसको भी जो है क्या करेंगे, आप लोग याद रखेंगे। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे कहा गया सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया है, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट दिया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन दिया गया है। तो बताएंगे आप लोग कौन सा यहाँ पर आंसर है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताएंगे आप लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जो आंसर है आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए सही आंसर। अब बात करेंगे, आपसे पूछ लेगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो आप बताएंगे सीपीयू को जो है क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपसे पूछेगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, बताएंगे आप लोग सीपीयू को। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न भी आएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। यानी कि पूछा है कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे माउस दिया गया है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, और एक दिया गया है इनमें से सभी। तो बताएंगे आप लोग कौन सा इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से। बताएंगे आप लोग देखिए यहाँ पर माउस भी जो है क्या है, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी जो है क्या है, ये जो हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा डी होगा सही आंसर। क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर डी आंसर जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग हर एक प्रश्न को याद करेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न भी आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका आपके सामने, और देखिए बताइए क्या हुआ है इसका सही आंसर। तो यहाँ पर कहा गया है 1 किलो बाइट यानी कि केबी कितने बाइट के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है 1 केबी जो है, 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है। तो आप लोग बताएंगे 1 केबी जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। क्या होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। अब आपसे कोई पूछ लेगा 1 MB बराबर क्या होता है। बताएंगे आप लोग 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 केबी होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब आपसे कोई पूछ लेगा 1 जीबी बराबर क्या होता है। तो 1 जीबी बराबर बताएंगे आप लोग 1024 क्या होता है, 1024 CMB होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा 1 केबी बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे 1024 बाइट होता है। 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, तो 1024 किलो किलो बाइट होता है। और 1 जीबी बराबर होता है 1000
1024 एमबी होता है, यानी कि मेगाबाइट होता है। तो इनको भी आप लोग देख लेंगे और याद कर लेंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है किलोबाइट, तो बताएँगे आप लोग 1000 बाइट होता है, 1024 बाइट होता है ना, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही आंसर। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। और बताइए 5 नंबर प्रश्न का क्या है सही आंसर। क्वेश्चन 5 आ चुका आपके सामने, बताएंगे आप लोग 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो कहा गया है कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, यानी कि जो आईसी चिप होते हैं वो किनके बनते हैं, क्रोमियम से या आयरन ऑक्साइड से, या देखेंगे यहाँ पर सिल्वर सिल्वर से या सिलिकॉन से, तो किनसे बनते हैं बताएंगे आप लोग जल्दी से। इसका जो है कौन सा सही आंसर है। कहा गया है कंप्यूटर में जो आईसी चिप होता है किसका होता है, तो बताएंगे आप लोग जो है सिलिकॉन का होता है ना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा डी सही आंसर सिलिकॉन का होता है, यानी कि डी आंसर जो दिया क्या है बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर। अच्छा आप लोग बताएंगे सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है, सिलिकॉन जो है सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है बताएंगे, अगर आपको पता है सिलिकॉन जो है सिलिकॉन घाटी जो है कहाँ पर है बताएंगे जल्दी से। सिलिकॉन वैली जो है ये कहाँ पर है, सिलिकॉन घाटी जो है कहाँ पर है बताएंगे आप लोग। भारत में जो है कहाँ पर है, बेंगलुरु में, कहाँ पर है, बेंगलुरु में है ना, तो इसको भी आप लोग याद करेंगे, बेंगलुरु में है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा हमारा क्या है 6 नंबर का प्रश्न, और बताएंगे ये भी कंप्यूटर से ही प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन 6 कह रहा है एचटीटीपी का सही विस्तृत रूप है, यानी कि एचटीटीपी का जो है फुल फॉर्म क्या है पूछा गया है। तो एक होता है एचटीटीपीएस, क्या होता है, एक एचटीटीपीएस होता है एक, और एक एचटीटीपी होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा, क्या होगा, डी होगा। अगर देखिए एच टी टी पी एस का पूछता तो आप यहाँ पर जो है सिक्योर, लास्ट में आप लोग जो है सिक्योर लगा देंगे तो हो जाएगा, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया एच टी टी पी का पूछा गया, एच टी टी पी का पूछा गया ना, तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर एच टी टी पी एस का पूछता तो यहाँ पर जो है आप लोग लास्ट में जो है सिक्योर लगा देते, हो जाता आपका सही आंसर। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो आएगा आपके सामने 7 नंबर का प्रश्न आ चुका। देखिए 7 नंबर प्रश्न, और बताइए आपका क्या होगा इसका सही आंसर। कहा गया है कीबोर्ड में फंक्शन की की संख्या कितनी होती है। आप लोग देखेंगे कीबोर्ड, अगर आप लोग देखे होंगे ना तो ऐसे होता है, कुछ कीबोर्ड होता है, तो यहाँ पर आप लोग ऊपर में देखेंगे ना, ऊपर में जो बिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा, F1 लिखा रहेगा, F2 लिखा रहेगा, ऐसे से डाल रखेगा कि जो है F12 तक, कितना, F12 तक लिखा होता है, यानी कि फंक्शन की होते हैं उनकी संख्या जो कितनी होती है बताएंगे आप लोग, 12 होती है, यानी कि बी हो जाएगा आपका सही आंसर। 7 नंबर का बी आंसर जो दिया गया है बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर। बाकी देखते हैं आगे क्या है, अगला प्रश्न आएगा 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, बताइए क्या होगा हमारा 8 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, इसको भी देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया आपसे भारत के किस राज्य में जो है मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थित है, बताएंगे आप लोग। त्रिपुरा में है, नहीं है, मणिपुर में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, आसाम में, कहाँ पर है, आसाम में हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा आपका सही आंसर, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब बात करते हैं आसाम में और कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर जो है काजीरंगा, क्या है, काजीरंगा यहाँ पर है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। और बात करते हैं एक क्या है, एक नामेरी है, कौन सा है, एक नामेरी है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, नामेरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर भी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक हमारा ओरंग है, क्या है, ओरंग भी यहाँ पर है, तो ओरंग भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या है अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आएगा आपका 9 नंबर का प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कहा गया है कि 1962 में मेक मोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के दौरान हुआ था, किस देश के साथ हुआ था, इनकी यहाँ पर पूछा गया है। मेक मोहन जो क्षेत्र रेखा है भारत के क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर कहा गया 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था, यानी कि मैकमोहन जो रेखा था उसके उसी के क्षेत्र में जो हुआ था युद्ध हुआ था, वो भारत के किस देश के साथ हुआ था, बताएंगे आप लोग, चीन के साथ। कहाँ से, चीन के साथ हुआ था, यानी कि आंसर जो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ऐसे आप लोग नहीं रख पा रहे तो आप याद रखिए कि मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच में कहाँ पर है, मैकमोहन जो रेखा है कहाँ पर है बताएंगे आप लोग, भारत और चीन के बीच में, किसके बीच में, भारत और जो है
चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो बताएंगे आप लोग मैकमोहन रेखा है। अगर हम लोग बात करते हैं कि रेड क्लिफ होता है, क्या होता है, रेड क्लिफ पूछ लेगा आपसे, रेड क्लिफ रेखा जो है किसके बीच में है, बताएंगे आप लोग रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कौन सी रेखा है, तो बताएंगे आप लोग रेड क्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। और बात करें यहाँ पर एक ड्यूरेंट रेखा है, क्या है, ड्यूरेंट रेखा एक है। ड्यूरेंट रेखा किसके बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत और जो है किसके बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है कौन सी रेखा है, तो बताएंगे आप लोग भारत और अफगानिस्तान के बीच में आप लोग बताएंगे ड्यूरेंट रेखा है। तो अफगानिस्तान के बीच में है, तो इसको भी जो है आप लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे, अफगानिस्तान के बीच में है, इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। बाकी बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने, क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न है, और बताएंगे आप लोग क्या होगा 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है अगस्त प्रस्ताव की ये घोषणा जो है किसने की थी, यानी कि अगस्त प्रस्ताव की जो है घोषणा जो है किसने की थी, यही पूछा गया है। तो बताएंगे आप लोग, अच्छा सबसे पहले बताइए आप लोग जो है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब की गई थी। अगर आपसे पूछेगा कोई अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो है कब की गई थी, तो आप लोग बताएंगे अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो है कब की गई थी। अगर पता है तो बताएंगे जल्दी से, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो हुई थी बताएंगे आप लोग कब हुई थी, जल्दी से बताएंगे आप लोग। अगर आप पता है तो बताएंगे जल्दी से, अगस्त प्रस्ताव की जो है घोषणा 8 अगस्त को की गई थी, 8 अगस्त 1940 को। 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। और किसने की थी बताएंगे आप लोग, जो है लॉर्ड लिलिथिगो ने की थी। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा बी होगा सही आंसर, क्या हो जाएगा, बी होगा आपका सही आंसर। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो है 8 अगस्त 1940 को जो है लॉर्ड लिलिथिगो ने किया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। यानी कि जो आंसर होगा आपका किस नंबर का, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा आपका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा 11 नंबर का प्रश्न है। देखिए बताइए 11 नंबर प्रश्न का क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, आप लोग देखिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ था, बताएंगे आप लोग। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित हुआ था 14 जुलाई 1942 को। कब हुआ था, 14 जुलाई 1942 को हुआ था। ऐसे नहीं आप लोग याद रख पा रहे हैं तो उसको जो है 1942 याद रखिए। क्या 1942 को जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव लागू किया गया था, कि पारित किया गया था। किसने क्या बताएंगे आप लोग, जो है महात्मा गांधी ना, इसको याद रखेंगे। बाकी देखिए 11 नंबर तो हो चुका ना, 12 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 12 देखिए बताइए क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 12 जो है आपके सामने आ चुका है। कहा गया है यहाँ पर गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया आपसे, गांधी ने जो है करो या मरो का नारा जो है कब दिया था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बताएंगे आप लोग। करो या मरो जो है का नारा किसने दिया, तो बताएंगे आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया। और क्या नारा दिया था, भारत छोड़ो। कौन सा, तो भारत छोड़ो भी नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो जो है महात्मा गांधी जी ने ये भी नारा दिया था। लेकिन बताएंगे आप लोग करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने कब दिया, बताएंगे आप लोग 8 अगस्त 1942 को। कब, तो 8 अगस्त 1942 को जो है, कब 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी जी ने क्या किया, करो या मरो का नारा दिया। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न भी आएगा आपके सामने, क्वेश्चन 13 है। 13 नंबर का प्रश्न देखिए बताइए क्या है, क्वेश्चन 13 का सही आंसर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो कहा गया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यानी कि गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे, राजनीतिक पूछा गया है ना, बताएंगे आप लोग राजनीतिक गुरु जो है महात्मा गांधी के कौन थे। तो बताएंगे चित्तरंजन दास थे, या मोतीलाल नेहरू, या मोहम्मद अली थे, या जो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन थे, तो बताएंगे आप लोग गोपाल कृष्ण गोखले थे ना। यानी कि क्या हो जाएगा, आंसर आपका होगा ए। तो ऐसे आप लोग हर एक प्रश्न का बताते रहेंगे आंसर। जैसे कि मैं किसी भी क्वेश्चन को जो है आपसे पूछता हूँ इसका आंसर क्या है, तो आप लोग जो है हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो भी जो है अगर गलत बताएंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन जो है आप लोग बैठे रहेंगे कहेंगे बताएंगे सर, और आप लोग पढ़ते रहेंगे वैसे ऐसे रख करके, तो क्या होगा, तो इससे आपको याद नहीं होगा। आप लोग भी कोशिश करते रहेंगे, हर एक प्रश्न का आंसर जो है आप लोग भी कोशिश करिए, चाहे गलती बताइए सही बताइए, चाहे गलत बताइए चाहे सही बताइए, लेकिन जो है हर एक प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कोशिश करिए बताने का। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। देखिए क्या है क्वेश्चन 14 का सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, देखेंगे
चंपारण भारत के किस राज्य में स्थित है? जो चंपारण क्षेत्र है ये भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, ना तो उत्तराखंड में है। बिहार बिल्कुल हो जाएगा, कहाँ पर है? बिहार में है, यानी कि आंसर सी होगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसे भी प्रश्न को आप लोग क्या करेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे। चंपारण कहाँ पर है? तो चंपारण जो है बताएंगे आप लोग बिहार में। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर है? अहमदाबाद जो है गुजरात में। ऐसे प्रश्न भी याद कर लेंगे। बाकी देखिए आगे क्या है, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। यहाँ पर कहा गया चोरा चोरी घटना कब हुई थी, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है चोरा चोरी घटना जो है ये कब हुई थी, तो बताएंगे जल्दी से। इसका आंसर मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर खुद बताएंगे कि इसका कौन सा सही आंसर है। कहा गया है चोरा चोरी घटना जो है कब हुई थी, कब हुई थी पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए आप लोग, चोरा चोरी घटना जो हुई थी कब हुई थी। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, चोरी चोरा जो घटना है, चोरी चोरा जो घटना है ये कहाँ पर हुई थी, तो बताएंगे आप लोग। चोरी चोरा घटना जो हुई थी ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर जिले में जो है ये चोरी चोरा घटना हुआ था। ये जो है स्थान यहाँ पर है। अगर पूछ लेगा आपसे कब हुआ, तो बताएंगे आप लोग। जो हुआ था कब हुआ था? 4 फरवरी को, 4 फरवरी को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को, 1922 को हुआ था। इसमें क्या हुआ तो बताएंगे आप लोग। चोरा चोरी घटना में इसमें क्या हुआ, भारतीयों ने जो है 22 22 पुलिसों को जो है जेल में जला दिया, यानी कि जेल में जो है आग लगा दी, जो है 22 पुलिस जो है मर गए थे। कितने? 22 पुलिस जल करके जो है मर गए थे। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, मर गए थे यानी कि मरे। इसको देख लेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा। अब ऐसा भी प्रश्न बना हुआ कि चोरी चोरी घटना जो है कब हुआ, किस महीने में हुआ, तो बताएंगे आप लोग। फरवरी मंथ में हुआ था, 4 फरवरी 1942 को, 1922 को हुआ था। तो इसको भी याद रखेंगे ना। 4 फरवरी 1922 को जो है चोरा चोरी घटना हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है, 16 नंबर का प्रश्न। देखते हैं क्या है 16 नंबर का प्रश्न। तो 16 नंबर का प्रश्न अगर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना पूछा गया है किस वर्ष हुई थी। अगर वर्ष पूछ लिया गया है तो बताएंगे आप लोग कि 24 अक्टूबर का हुआ था, 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को कब हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछ लेगा आपसे, तो बताएंगे आप लोग 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है आपसे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय बताएंगे आप लोग कहाँ पर है। तो मुख्यालय जो है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो 1945 यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद करेंगे, रख लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। इधर कितना था, तो इधर हम आ जाता 16 नंबर का प्रश्न है ना। 17 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है ड्यूमा कहाँ की संसदीय व्यवस्था है, यानी कि ड्यूमा पूछा गया है जो कहाँ का है। तो एक हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की ध्यान लीजिए। बांग्लादेश की आपसे पूछ लेगा, बांग्लादेश का जो है, बांग्लादेश का बांग्लादेश का संसद का क्या नाम है। बांग्लादेश के संसद का नाम आपसे पूछ लेगा, इसकी संसद का क्या नाम है, तो बताएंगे आप लोग जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद है बांग्लादेश का नाम। तो देख लेंगे बांग्लादेश का संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद है, याद रखेंगे। इसको जो है आप लोग याद रखेंगे, यानी कहाँ का है, ये रूस का है। कहाँ का है? रूस का है। अच्छा आप लोग बताएंगे रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा आपसे पूछ लेगा, रूस की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा क्या बताएंगे, रूबल है ना। क्या है? इसकी मुद्रा जो है रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा जो है रूबल है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 18 नंबर का प्रश्न। क्या है? क्वेश्चन 18 आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 18 देखिए, बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की जो है संख्या कितनी है, कि यहाँ पर जो आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है कितनी है, 3 है या 5 है, या देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया 4 है या 6 है, बताएंगे कितना है। अगर पता है तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगर आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है कितने अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य देखेंगे तो यहाँ पर जो है कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो बताएंगे आप लोग। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे आप लोग। अस्थायी सदस्य जो है कितने हैं, 5 है। कितने हैं? अब आपसे पूछ लेगा अस्थायी,
अस्थायी अगर आपसे पूछ लेगा कितने हैं, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बताएँगे आप लोग जो है 10 है। कितनी है? 10 अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। टोटल कितने हैं? टोटल जो है 15। टोटल कितने हैं? टोटल 15 सदस्य हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी ये हमारा था कितना नंबर का प्रश्न था? ये हमारा था कितना 17-18 नंबर का प्रश्न था ना, क्वेश्चन 18 था। बाकी 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 19 नंबर प्रश्न आएगा आपके सामने, ये हमारा 19 नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है दास कैपिटल का लेखक कौन था, यानी कि दास कैपिटल का लेखक पूछा गया आपसे। दास कैपिटल का लेखक जो है कौन था, बताएंगे आप लोग कौन था? कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक था, यानी कि देखेंगे, इसको याद रखेंगे। यानी कि बात करें तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बी होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग 3 स्टार लगा लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में नहीं दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। तो देख लेंगे दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे आप लोग कार्ल मार्क्स। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा 20 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन 20 भी आ चुका आपके सामने, देखिए। और ये लास्ट प्रश्न बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। कहा गया है भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है भारत के निर्माण में जो है, भारत के संविधान के निर्माण में जो है कितना समय लगा था, यानी कि समय पूछा गया है। तो बताएंगे लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्या? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा था। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका 20 नंबर का। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे, ऐसे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देखते हैं। ये प्रश्न तो था, मैंने इसका आंसर जो है बताया तो सही था, लेकिन आंसर लगाया था गलत। इसका देख लीजिए जो है पिछले क्लास में, यानी कि क्लास जो है 4 वाले में, पार्ट 4 में। तो इसका आंसर जो दिया गया है ना, महात्मा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गृह त्याग का प्रतीक पूछा गया ना, तो मैं बता था, यहाँ पर लिख भी रहा था, लेकिन जो है गलत टिक लगाया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लोग महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है क्या था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक था। बाकी जन्म का प्रतीक क्या था? तो जन्म का प्रतीक आप लोग देखेंगे, यानी कि जहां पर इनका जन्म हुआ था, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं साण। कमल एवं साण जो है जन्म का प्रतीक है। और यहाँ पे लिखा गया है पीपल, यानी कि बोधि का वृक्ष जो होता है, यहाँ पर देखेंगे पीपल जो है किनका है? तो ये ज्ञान का प्रतीक है। किसका? ज्ञान का प्रतीक है। इन्होंने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। स्तूप कहा गया है, स्तूप जो है इनका मृत्यु का प्रतीक है। क्या है? मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप जो है इनकी मृत्यु का प्रतीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे और रट लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और मैं कंप्लीट रिवीजन के थ्रू जो है आपको हर एक प्रश्न को दिखा दे रहा हूँ। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। बाकी जो भी प्रश्न आएगा आप लोग अच्छे से करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो है आज क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।